एपेक्स न्यूज इंडिया नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं दीपिका दे आप सभी का स्वागत करती हूं और आप देख रहे हैं मेरे साथ एपेक्स न्यूज इंडिया। चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अब खबरें आगे। मेघालय एसआईआर 2026 को लेकर बड़ी खबर है। राज्य के 6,51,644 वोटर्स को आगे की जांच के लिए फ्लैग किया गया है। इनमें 2,22,786 वोटर्स नो मैपिंग कैटेगरी में हैं, जबकि 4,28,858 वोटर्स के पुराने रिकॉर्ड्स के साथ मैपिंग में डिस्क्रिपेंसी मिली है। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 5 अगस्त को जारी हो चुका है। वोटर्स 4 सितंबर तक क्लेम और ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं, जबकि फाइनल वोटर लिस्ट 7 अक्टूबर को जारी होने की उम्मीद है। सीईओ ने साफ कहा है कि नोटिस, इंक्वायरी और सुनवाई के बिना किसी वोटर का नाम डिलीट नहीं किया जाएगा। Till 4th September 2026 and disposal of claim and objection will be scheduled till 5th August, from 5th August till 3rd of October 2026. In process today, we have a virtual review meeting with all the district election officers and EROs, AEROs, SDO elections to review the progress of ongoing SIR process. And similarly, we have a meeting with the recognized national and state political party, and we have briefed them the progress of ongoing SIR and period of filing of claim and objections, as well as notice and hearing process and other activities being undertaken to ensure transparency and participation in the revision exercise. During this virtual review meeting with the field officials, they have informed that draft electoral roll was shared with the recognized political parties as well as with the traditional heads, village darbars, BLOs, NOFMAs, etc. So we have reviewed the display and hosting of the booth-wise list of the ASTDs electors whose name has not been included in the draft electoral roll. Such lists have been made available on the CEO's website as well as the respective district website to enable citizens to verify probable reasons for non-inclusion, and the list is being physically also made available to the BLOs at the ground and as well as to the local heads also be provided. So one more aspect in respect to the notice phase, across the state, as we informed earlier, also total out of 21.69 lakh electors as reflected in the draft roll, total 2,22,786 electors have been identified under no mapping category, means neither their name or भारत में अब प्लास्टिक यानी पॉलीमर नोट्स की एंट्री की तैयारी हो रही है। सरकार ने 10 और 20 रुपए के 1-1 बिलियन पॉलीमर बैंक नोट्स के फील्ड ट्रायल को मंजूरी दे दी है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। पॉलीमर नोट्स BOPP नाम की स्पेशल प्लास्टिक शीट से बनेंगे और इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा होने के साथ साथ ये पानी से भी प्रभावित नहीं होंगे। फिलहाल प्रोसेस शुरुआती स्टेज में है और इन नोट्स को लेकर एग्जैक्ट टाइमलाइन और खर्च तय नहीं हुए हैं। 3.25 और जब तक मार्केट बंद होती है 200 पॉइंट का डिफरेंस अगर निफ्टी में आ रहा है और आप शायद इस पर शायद देख भी रहे कि मैनिपुलेशन तो नहीं हुई, सर इस पर आप टोटलिटी में क्या करेंगे? देखिए, जो कैश है वो एक बहुत बड़ा माइक्रो स्ट्रक्चर रिफॉर्म है और हम लोग एक्चुअली पीछे रहे हैं। बहुत सारे जो ऑल ग्लोबल हमारे काउंटर पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जापान ने 2024 में किया था, हांगकांग ने किया है, यूएस में है, जर्मनी में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि आप जो भी इंडेक्स करते हैं, पैसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, NAV वैल्यूज म्यूचुअल फंड्स की है, उसके लिए एक प्राइस की जरूरत है। अब उससे पहले जो VWAP सिस्टम था
उसमें एक दिक्कत थी कि कभी भी छोटे किसी भी लास्ट टुवर्ड्स द क्लोज जिसे कहते हैं उसमें आने से मैनिपुलेशन के बहुत संभावना थी, बिकॉज वो जो प्राइस है वो वीवैप नहीं होता था। लेकिन यदि एक कोई छोटी सी भी हो लास्ट मिनट पे कोई एक पर्टिकुलर ट्रेड आता है वो उसको डिस्प्रपोर्शनेटली इम्पैक्ट करता था। और इसके आपने जो प्रॉब्लम्स हैं वो सब ये देखी हैं। हमारे कुछ ऑर्डर्स भी आए हैं जैसे मार्किंग द क्लोज, और उस सारी चीजों में भी इस तरह की मैनिपुलेटिव संभावनाएं रही हैं। आपने रिटेल लॉसेस के बारे में भी हम लगातार आपको बताते रहे हैं डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में, और ये सबसे बड़ा स्ट्रक्चरली इम्पोर्टेंट था कि पैसिव के लिए आप ट्रैकिंग एरर्स कैसे अवॉइड करें। तो उनके लिए एक प्राइस चाहिए। वीवैप एक प्राइस नहीं था, वो एक वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस था, तो उस पर ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन कैसे होंगी। अब ये माइक्रो स्ट्रक्चर की बात रही। अब ये एक नई जब आई पद्धति तो ऑब्वियसली कोई भी चीज नहीं। साइबर फ्रॉड के खिलाफ सेंटर ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने 3718 मोबाइल एप्लीकेशंस को ब्लॉक किया है, जिनमें बड़ी संख्या में फेक लोन ऐप्स शामिल हैं। इसके अलावा 15,75,000 से ज्यादा सिम कार्ड्स और 5,77,000 IMEI नंबर्स भी ब्लॉक किए गए हैं। होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट बंदी संजय कुमार के मुताबिक ये कार्रवाई इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी I4C के जरिए किए गए हैं। ध्रुव राठी से जुड़े एक कंट्रोवर्शियल यूट्यूब वीडियो को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। गूगल ने कोर्ट को बताया कि ग्रीवेंस एपेलेट कमेटी के डायरेक्शन के बाद वीडियो को भारत में यूट्यूब पर ब्लॉक कर दिया गया है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि वीडियो में हिंदू देवी देवताओं को लेकर ऑब्जेक्शनेबल और इन्फ्लेमेटरी रिमार्क्स किए गए थे। याचिकाकर्ता का कहना है कि वीडियो को सिर्फ इंडिया में ब्लॉक करने के बजाय पूरे तरह रिमूव किया जाना चाहिए था। ग्लोबल ब्लॉकिंग का मुद्दा फिलहाल हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच के सामने पेंडिंग है। In the petition, I had two prayers. One prayer was for directions to Grievance Appellate Committee to decide my appeal. And as per the statute, Grievance Appellate Committee has a limitation of 1 month. It has to decide appeal within 1 month. Today, 3 months have passed. My appeal is still pending. My alternative prayer was to remove directions for the Union of India to remove the offending video by Dhruv Rathi, wherein he said defamatory statements about Bhagwan Ram and Sita Mata. So, Honorable Justice Sankanta Sharma has directed Grievance Appellate Committee to decide my appeal within 15 days and given me the liberty to approach this Honorable Court again if my grievance is not resolved within 15 days. And let me tell you one thing that... What was the view of Council for Central Government? Learned ASG Mr. Chetan Sharma ji appeared for Union of India and he fully supported our petition. And he, in fact, told the counsel for Google that either you remove the offending content or I will remove it. But I will not allow such kind of offending content which is hurting the religious sentiments of majority community. It was his view. So, ma'am, what was the view of counsel for Google who was present? Google said that since the appeal is pending before GSC, so let the directions be passed to GSC to decide the appeal and then we'll remove the video. So, ma'am, what is the matter is all about in concise manner? So, in the video, Dhruv Rathi has said that Bhagwan Ram and Sita Mata used to consume meat and alcohol during their 14 years of exile period. So, that is completely incorrect, defamatory and offending. So, ma'am, is there any next date for hearing? No, the petition has been disposed of today with the direction to GSC and the Honorable Court has given me liberty to approach the court again if my grievance is still there. शिलोंग पार्लियामेंट्री बाई इलेक्शन को लेकर यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने FCRA इशू को अपने कैंपेन का एक बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया है। यूडीपी प्रेसिडेंट मेडवा लिंडो ने कहा है कि पार्टी फिलहाल HSPDP और रीजनल डेमोक्रेटिक अलायंस के सपोर्ट के बिना अकेले इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रही है। पार्टी ने कैंपेनिंग शुरू कर दी है और प्रपोज्ड अमेंडमेंट बिल को लेकर अपनी चिंता यूनियन होम मिनिस्टर तक भी पहुंचाई है। Has personally met Mr. Amit Shah and he has also expressed along with the other leaders from the state, he has taken the delegation and met the Honorable Home Minister and he has already expressed, all the things that is being needed, as far as the amendment bill is concerned. But will you push for an MDA meeting to take a collective call on this FCRA issue to ensure that the MP
oppose the bill in Parliament? Nothing of that sort. We are already taken up, each and every one of us. This issue is Will FCRA also be one of the agendas during your campaigning for the by-elections? Sorry? Will FCRA be? Yeah, of course. Those are the issues that we are going to talk. So, no? I'm sure that the issue of meeting the Honorable, Minister for Home, Mr. Amit Shah, is basically on the FCRA as a party. So perhaps during the interaction and conversation that they have had, we must have shared also other things also. Taking that as an opportunity for them to dwell on those important issues where the state is having from time to time. So last question. यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ ब्रेक के बाद। देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। You think champions are made in the arena? They rise from the streets. The streets remember champions. Welcome to Greenhaven, Shillong. Hidden among Meghalaya's misty hills, Greenhaven, Shillong invites you to slow down and reconnect. Indulge in luxurious comfort, stunning views, heartfelt hospitality, and the serenity of nature. Discover a stay that's more than a getaway. It's an experience, where every stay feels like coming home. ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। चलिए अब देखते हैं बाकी की खबरें। मेघालय में कम रेनफॉल के बावजूद पावर सिचुएशन फिलहाल स्टेबल बनी हुई है। पावर डिपार्टमेंट ने MEECL के फंक्शनिंग और राज्य के पावर सिनारियो को लेकर मीटिंग की है। पावर मिनिस्टर मेडवा लिंडो ने कहा कि मेघालय में पिछले 3 साल से कोई शेड्यूल पावर शटडाउन नहीं हुआ है और पावर प्रोजेक्ट्स के सभी यूनिट्स काम कर रहे हैं। सरकार नए पावर प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रही है। साथ ही पावर ट्रेडिंग के जरिए कम रेट पर बिजली खरीदने और हाई प्राइस के समय अपने रिसोर्सेज का इस्तेमाल करने की स्ट्रेटजी अपनाई जा रही है। Overall review is good. In fact, there are a few things which we have taken note of it. So we have already instructed the CMD to come back with the new plans that we have discussed today. How we are going to work out with those new plans? Perhaps we have to look at the technical part because MECL as a whole, it's been a very old, units, and we have to, move it in such a way that the overall performance of the MECL should be up to the expectation of the people of the state. So how's the power availability right now, and whether all units are operating according to their? Yeah, as of now, all the units are operating, and we are working on new projects also, which we are working on it. But to be very precise with you, I think I'll be able to come back to you maybe after maybe 1 week time, because we're coming up with full details of the whatever we discussed today, be it the generation, transmission, and the distribution also. So with regards to the compensation of the 3 children who died due to electrification. रिभार डिस्ट्रिक्ट के उमटांगलिंग विलेज में इलेक्ट्रोक्यूशन से जान गंवाने वाले 3 बच्चों के परिवारों को मेघालय गवर्नमेंट ने 2,50,000 रुपए की कॉम्पनसेशन दी है। बच्चों की मौत एक लाइव हाई वोल्टेज पावर लाइन की चपेट में आने से हुई थी। मरने वाले 3 बच्चों में 2 11 और 12 साल के सिबलिंग्स थे। पावर मिनिस्टर मेडवा लिंडो ने इंसिडेंट को अनफॉर्चुनेट बताते हुए कहा कि फ्यूचर में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। We're very unfortunate to note that there was an accident case which has taken place, and where 3 precious lives have been lost, and it is an accident case. So we had already paid all the compensation, so to say, to the family members as per the policy of the department. How much compensation? This is 2.5 lakhs.
Each. All the three. For one. Each. But sir, like these electrocution cases seems to be very rampant, especially during monsoon season. So any preventive measures are being taken, sir? This is one area where, Riboi area in particular, where the transmission line has to go through a very heavy, thick forest in the entire stretch. So we are trying to walk it out now. That's why I was telling you that perhaps in few days' time we'll be able to come out with some solution. But however, the line which is there right from, especially this line from stage 3 to Naupor, has to go through a very dense forest, and so we can't avoid whenever there's some sort of cyclone or heavy storm, so it's bound to happen, and these are unforeseen things, though the department is trying its best to see that those things can be avoided. It is not the government package, it is not 5 lakh, the official that it's 2.5 lakhs as per the policy of the not 5 lakh. of the department. इंडियन नेवी ने कोलकाता में इंडिजीनियस नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल श्रुति को लॉन्च किया है। ये वेसल गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE में लॉन्च किया गया। श्रुति का लॉन्च इंडिया की इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग कैपेबिलिटी को मजबूत करने और मैरीटाइम सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने की दिशा में एक और कदम माना जा रहा है। वो ऐतिहासिक क्षण है, इसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। इस अद्भुत उन्नत एनजीओ की याद 2035 भारतीय नौसेना को श्रुति का जलावतरण हो चुका है। Ladies and gentlemen, that was the launching of the ship, signifying the culmination of the first part of ship construction, which included the hull and superstructure. The ship looks truly majestic. It is a matter of great pride and joy for all of us. कांगपोपी के टोकपा लियांगमाई विलेज में देर रात आग लगने से 9 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना 11 अगस्त की रात के करीब 9:30 पर हुई। ये गांव महिका और लोअर थनाम्बा विलेज के बीच स्थित है। फिलहाल आग लगने के कारण और किसी कैजुअलिटी की जानकारी सोर्स में नहीं दी गई है। नागांग सिमई थाबसी युम निपान नुम्बो गिदर तरा ओम्बा हेबतारे याम फजन थाखरे अदो खुशु नुवाई तदना कोई एरिया गेना कोई सु थोरकनी अदर खसो कोइनसु कनमने दो सिगुमसि कनमसु ngमद्रे याम मोइ चक लोइखरे मोइ सुजिक युम तरा मया मते फजन चखरे अदो नुवाई सुसु कपे अखोइ। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मॉडर्न बनाने के लिए अन्नपूर्ति ग्रेन ATM लॉन्च किया है। इस ऑटोमेटेड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को रायपुर के बिरगांव एरिया में शुरू किया गया। बैंक ATM की तरह काम करने वाले ये ग्रेन ATM बेनिफिशियरीज को 24 घंटे अपना मंथली राशन लेने की सुविधा देगा। इसका मकसद राशन की दुकानों पर लंबी लाइंस को कम करने और सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स को ज्यादा कन्वीनियंट बनाना है। इसमें क्या है, पहले लंबा लाइन लगना पड़ता था, अब लंबा लाइन लगे की जरूरत नहीं है भैया। यहाँ जब जो भी तकलीफ हुआ थी समझ लो, वहाँ नंबर लगाए लाइन लगाए 4 घंटा 5 घंटा एक से हम लोग बहुत सीन बहुत अच्छा है। क्या कहते हैं, नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा होएगा। ड्यूटी करते हैं जिनके लिए पूरा दिन खबरों में आज के लिए इतना ही। ऐसे और खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एपेक्स न्यूज इंडिया। धन्यवाद। Apex News, India, Northeast.